अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी हम लोग पढ़ने लगे हैं एंट्रोपी। कल हमने एंट्रोपी को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी जो है ये एक्चुअली क्या है? ये डिस्टर्बेंस होती है एक मीडियम में, ठीक है। किसी सिस्टम के अंदर जो डिस्टर्बेंस होती है इसको हम एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। हमारे पास एंट्रोपी जो है ये स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही जैसे वॉल्यूम स्टेट वेरिएबल है, प्रेशर स्टेट वेरिएबल है, टेम्परेचर स्टेट वेरिएबल है, इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो एंट्रोपी है ये भी एक स्टेट वेरिएबल है। जब हम हीट को जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वहाँ पर डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पर हमारे पास स्टेट वेरिएबल इंक्रीज हो जाते हैं और वो जो स्टेट वेरिएबल जो इंक्रीज होता है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं, यानी डिस्टर्बेंस जो इंक्रीज होती है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि रेशियो बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। लाइक पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, it is change in entropy of the system which is important। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी जो है, ऐसे ही हमारे पास एंट्रोपी जो है ये भी हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी सिस्टम के एंट्रोपी को स्टडी करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। हमने कल ये पढ़ा था कि हमारे पास जो एंट्रोपी का चेंज है ये पॉजिटिव होता है। और ये पॉजिटिव कब होता है? जब हमारे पास कोई सिस्टम जो है वो उसके अंदर हीट ऐड की जाती है, यानी वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है। जब भी कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और जब भी कोई सिस्टम अपने अंदर से हीट को रिमूव करेगा, रिलीज करेगा, तो हमारे पास उस वक्त उसकी जो एंट्रोपी होगी वो नेगेटिव होगी। क्योंकि जब सिस्टम अपने अंदर से हीट को रिमूव करेगा ना तो वो स्टेबल स्टेट में आने लग जाएगा। एट रेस्ट उसके पार्टिकल्स जो है ना वो थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, वो डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाएंगे। जब उनमें से हीट निकल जाएगी तो वहाँ तो डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी। तो डिस्टर्बेंस कम होती है तो हमारे पास क्या होता है? एंट्रोपी नेगेटिव पर चली जाती है। सपोज एन अमाउंट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम अ रेजरवायर। हाँ, फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी। उस एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था? उस एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास अगर एक सिस्टम है जिसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं T1, ठीक है। किसी भी कंडक्टिंग रॉड के थ्रू, किसी भी बर्नर के थ्रू हम उसको टेम्परेचर T1 दे रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी हॉट रेजरवायर के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास एक दूसरा हम रेजरवायर, दूसरी हम सिस्टम ले लेते हैं, या फिर इसी सिस्टम में ही हम कहते हैं जो ऊपर से इसकी हीट है, यानी कोल्ड रेजरवायर की जो इसका टेम्परेचर है वो T2 है, और जो टेम्परेचर T1 है वो हॉट रेजरवायर से है तो वो ग्रेटर है बनस्बत T2 के, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया। अब हमारे पास जो एंट्रोपी का हमने फार्मूला पढ़ा था दैट वाज डेल्टा Q ओवर T, राइट। तो T1, ठीक है, और इसी तरह का एक और फार्मूला आएगा डेल्टा Q ओवर T2। अब T1 बड़ा है तो डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू हो ना तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो एंट्रोपी होगी ऑफ द सिस्टम 1 इज लेस देन द सिस्टम 2, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से सिनेरियो बनेगा जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हेंस नेट चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। तो हमारे पास जो नेट चेंज है एंट्रोपी का वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम 2 की जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा है बनस्बत सिस्टम 1 के। इट फॉलोज दैट इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस वेयर हीट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं जिनमें हमारे पास हीट जो है वो यानी कि अपनी हायर से लोअर की तरफ जाती है, या वेयर हीट फ्लो फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, जो एक सिस्टम से दूसरी तरफ की जाती है, देयर इज ऑलवेज अ नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो हमेशा उसमें एंट्रोपी का इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिस्टम जो है वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब भी हीट की एब्जॉर्प्शन होगी ना तो हमारे पास जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होगी, बिकॉज डिस्टर्बेंस विल गेट इंक्रीज। दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के भी स्टेटमेंट कहते हैं, और ये कुछ इस तरह से है। हमने एक पहले भी स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की पढ़ी थी, अब ये वाली भी है। हमने कहा था 3-4 तरह से हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको डिस्कस किया गया है।
तो हमारे यहाँ पर दो ही तरीकों से डिस्कस किए गए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सेकेंड वन इज इफ अ सिस्टम अंडरगोज नेचुरल प्रोसेस, अगर कोई सिस्टम जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस अंडरगो कर रहा है, इट विल गो इन द डायरेक्शन दैट काज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस द एनवायरनमेंट टू इंक्रीज। अब जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस होगा, कोई भी सिस्टम अगर नेचुरल प्रोसेस उसमें अक्कर हो रहा है, तो हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा? उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है। और हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो रही है, या फिर सॉरी इन्वायरमेंट के अंदर जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उसकी एंट्रोपी जो है एनवायरनमेंट की वो इंक्रीज होगी। इट इज ऑब्जर्व्ड it is observed that sorry it is observed that a natural process tend to proceed toward a state of greater disorder। कोई भी इसका मतलब, तो इस पूरी जो स्टेटमेंट ऊपर ब्लू बॉक्स में दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ चूंकि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो रही है, तो जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो ये चाहते हैं, या फिर वो जो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हमारे पास डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस जो है वो इंक्रीज होती है। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो डिस्टर्बेंस को इंक्रीज करते हैं, डिसऑर्डर को इंक्रीज करते हैं। ये हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता था। Thus, there is a relation between entropy and molecular disorder. Molecular disorder और entropy के दरम्यान वो कहता है कोई relation है। For example, an irreversible heat flow from hot to cold substance of a system increase disorder. अब कोई irreversible हम प्रोसेस लेते हैं, irreversible प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होते हैं जो दोबारा से रिपीट होकर और रिटर्न नहीं होते, टर्न बैक नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि हमारे पास जो सिस्टम में हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हॉट जो हॉट से फिर कोल्ड की तरफ हमारे पास जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, फ्लो होती है। ठीक है। और इस तरह से डिसऑर्डर को इंक्रीज करती है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर इनिशियली सॉर्टेड आउट इन द हॉटर एंड कूलर रीजन। अब पहले पहले क्या होता था, पहले पहले क्या था इस प्रोसेस के अंदर कि मॉलिक्यूल्स जो है ना, जो हॉटर थे वो हॉट जगह पे पड़े थे, जो कोल्ड कूलर थे वो कूलर पे पड़े थे। लेकिन प्रोसेस को जब रन किया ना तो हीट का फ्लो स्टार्ट हुआ, दिस ऑर्डर इज लॉस्ट। अब ये ऑर्डर क्या हो गया? लॉस हो गया। जैसे हीट का फ्लो स्टार्ट हुआ है ना तो ये ऑर्डर खत्म। व्हेन द सिस्टम कम टू थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और फिर ये सिस्टम जो है ये जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक ये सिस्टम, ये ऑर्डर जो है ये लॉस्ट ही रहेगा। Addition of heat to a system increase the disorder because increase in average molecular speed and therefore the randomness of the molecular motion। जब भी हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी, वो क्या करती है, जिसकी वजह से ये मूव करने लग जाते हैं तेजी से। ठीक है। तो डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो गई, तो डिस्टर्बेंस इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो गई? एंट्रोपी इंक्रीज हो गई। सिमिलरली फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस इंक्रीज इट्स डिसऑर्डर। इसी तरह हमारे पास जो फ्री एक्सपेंशन होती है गैस की, यानी गैस का एक्सपेंड हो जाना, ये भी डिसऑर्डर को इंक्रीज करता है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर रैंडमनेस ऑफ पोजीशन आफ्टर एक्सपेंशन देन बिफोर। क्योंकि जैसे हम इनको स्पेस ज़्यादा देते हैं ना तो इनकी रैंडम, इनकी जो मोशन है वो ग्रेटर हो जाती है। ये बहुत रेंडमली मूव करते हैं। पहले जो हमने एक स्पेसिफाई प्लेस पर कर रखा हुआ था ना, अब उसके निस्बत हमारे पास जो है ये, इनको अगर ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो इनकी रेंडमनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। दस इन बोथ एग्जाम्पल्स एंट्रोपी सेट टू बी इंक्रीज। तो दोनों प्रोसेस में क्या हुआ? एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनमें एंट्रोपी जो है हमेशा पॉजिटिव रहती है बिकॉज दे प्रेफर टू मूव इन द डायरेक्शन वेयर द स्टेट of greater disorder happens. Okay, we can conclude that only those processes are probably for which entropy of the system increase are remain constant। तो हम यहाँ से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसेस जो हैं वो वर्ल्ड में प्रोबेबल हैं, उनकी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जिनमें हमेशा जो एंट्रोपी है वो सिस्टम की या फिर इंक्रीज हो रही है या फिर कांस्टेंट है। तो उनके होने का चांसेस जो है वो अगर हम स्टेटिस्टिकली बताएं तो उनकी प्रोबेबल है, वो ज़्यादा चांसेस उनके ज़्यादा है।
द प्रोसेस फॉर विच एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वो प्रोसेस जिनमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस की जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट होती है। वेयर एज फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो है ये जो कि नेचुरल प्रोसेसेस हैं इनमें हमारे पास एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है। एवरी टाइम एंट्रोपी इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट सम हीट टू वर्क इज लॉस्ट। जब भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो हमारे पास जो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं कि वो वर्क करे, वो कहाँ ज़ाया हो गई, वो डिसऑर्डर में ज़ाया हो गई, रेंडमनेस में ज़ाया हो गई। तो वर्क जो है वो जो एनर्जी वर्क में जानी थी वो वो लॉस हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास काम की एबिलिटी उसकी कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन द हॉट एंड कोल्ड वाटर आर मिक्सड। जब हमारे पास गर्म पानी होता है उसमें हम ठंडा पानी मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पर जो एंट्रोपी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। फाइनली सॉरी फाइनली द वार्म वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू ए हॉट लेयर। हमारे पास जो वार्म वाटर होता है गर्म पानी, उसको हम इस तरह से नहीं कर सकते कि ये हमारे पास ठंडी तय है ये गर्म तय है, ये ठंडी तय है ये गर्म तय है। ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। पानी जो है वो मिक्स हो जाएगा, पार्टिकल्स जाएंगे वो एक दूसरे के साथ रैंडमली टकराएंगे और पानी जो है वो कुछ देर बाद बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो शुरू शुरू में जो उसकी एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज होगी क्योंकि तब डिस्टर्बेंस जो है वो मालिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा है, क्योंकि अभी वो हॉट और कोल्ड, आई एम सॉरी, हॉट एंड कोल्ड जो है वो मिले हैं। देयर हैज़ बीन नो लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लॉसेस नहीं होते यहाँ पर, बट सम ऑफ एनर्जी इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ वर्क। लेकिन कुछ एनर्जी जो होती है वो अवेलेबल नहीं होती कन्वर्जन ऑफ वर्क के लिए, बिकॉज it lost into increase in entropy. Therefore, increase in entropy means degradation of energy. जब हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो हमारे पास एनर्जी के लॉसेस होते हैं, इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। इंक्रीज इन एंट्रोपी ये आप लोगों का एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास जो इंक्रीज इन एंट्रोपी है ये टर्म जो है ये किससे रिलेटेड है, तो डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी के साथ ये रिलेटेड है। फ्रॉम ए हायर लेवल वेयर मोर वर्क can be extracted to lower level. डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ एनर्जी का जो है वो लॉस होता है, एट विच लेस आर नो यूजफुल वर्क कैन बी डन। द एनर्जी इन अ सेंस इज डिग्रेडेड गोइंग फ्रॉम मोर ऑर्डरली फॉर्म टू लेस ऑर्डरली फॉर्म। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो ऑर्डर फॉर्म से डिसऑर्डर फॉर्म में चली जाती है, इसलिए हम इसको डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इवेंचुअली एंडिंग अप एज ए थर्मल एनर्जी, और ये आखिर में एज ए थर्मल एनर्जी जो है ये बन जाती है लॉस होके। इन ऑल रियल प्रोसेसेस वेयर हीट ट्रांसफर अकर द एनर्जी अवेलेबल फॉर डूइंग यूजफुल वर्क डिक्रीज। ओके ओके सॉरी in all real process, जितने भी real process है यानी irreversible process, when heat transfer occur the energy available for doing useful, तो वहाँ पर जो एनर्जी होती है ना जब हीट ट्रांसफ़र की जाती है तो वो हीट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पर स्टोर हो जाती है उस सिस्टम के अंदर, और वो एनर्जी जो है वो यूज़फुल वर्क के लिए इस्तेमाल होती है। इवेंचुअली द एंट्रोपी इंक्रीज, चूँकि हमारे पास वर्क तो है वो ज़्यादा नहीं होता, वर्क तो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज डिसऑर्डर बिकम हायर। इवन इफ द टेम्परेचर ऑफ सम सिस्टम डिक्रीज, अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है किसी सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाता है, thereby decreasing the entropy, it is at the expense of net increase in the entropy for some other system। हमारे पास it is at an expense of net increase in entropy of some other system। When all the systems are taken together as the universe, the entropy of the universe always increase। ये अब आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होती है बिकॉज यूनिवर्सल प्रोसेस आर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी क्यों इंक्रीज होती है, बिकॉज मालिक्यूल्स मूव will have random motion, अपने
अपने रैंडम मोशन की वजह से उनको उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ये कुछ MCQs हैं, आप लोगों को ये करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी करने हैं। और ये कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे कल इस पर एक लेक्चर बनाना चाहिए। कल मैं इस पर एक लेक्चर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह वेव्स एंड वाइब्रेशंस को डिस्कस करेंगे, वेव्स एंड वाइब्रेशंस में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।